डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, वी आर कंटिन्यूइंग दैट सीरीज जो मैंने कल भी कहा था, और वो है फोर्थ सेमेस्टर के जो मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी सेमेस्टर एग्जाम लिखने वाले हैं कुछ ही दिनों में। डीयू में मुझे बताया गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 29 मई को है। अन्य यूनिवर्सिटीज में भी एग्जाम इसी सब डेट में मई और जून में होंगे। हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी की जो 4 ईयर कोर्स है FYUGP, उसके तहत जो DSC 10 है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है, उसकी जो पेपर है, वन पेपर 3 क्रेडिट की, उसकी एक थीम आज हम लोग चर्चा करेंगे, ई गवर्नेंस पे। पर्पस ये है कि आप केवल इस टॉपिक को समझ ना जाएं किसी भी एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव, यूजीसी नेट, बट ऑल्सो सेमेस्टर एग्जाम में ऐसे टाइप आंसर लिख सकें। ये यूजफुल इवन सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेमेस्टर 4 एनईपी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, DSC 10, ई गवर्नेंस, द मीनिंग, इम्पैक्ट, ऑल्सो ए केस स्टडी ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन एंड प्रॉस एंड कॉन्स। ये है सिलेबस जिसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। यूनिट 4 जो है, ये डीयू का मैंने लिया है। ऑफ कोर्स अन्य यूनिवर्सिटी में भी एनईपी के सिलेबस इसी प्रकार के होंगे, लगभग यही इसमें रहता है। टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इट्स अ डायरेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उससे गवर्नेंस को कैसे इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, कोलैबोरेटिव बनाया गया है, या उसकी एक अध्ययन है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का यही मीनिंग है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। सो इस पे जो सिलेबस आपका ई गवर्नेंस, जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, एक तरह का कैसे कैसे हुआ है, क्या बैकग्राउंड था, और मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, क्या क्या ई गवर्नेंस के जो एग्जाम्पल हैं, उसमें डिजिटल इंडिया मिशन पे एक केस स्टडी है। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप आगे देखेंगे, एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम पास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन को देखें, जिसमें कि दो तो आपको एनईपी के मिलेंगे, क्योंकि एनईपी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2022 से शुरू हुआ है। फर्स्ट एग्जाम ही फर्स्ट सेमेस्टर का सितंबर सब में हो पाया था, तो इसके चलते जो पहला पेपर आपको मिलता है एनईपी का, वो 2024 का है। आप देखिए उन्होंने क्या पूछा था 2024 में, इवेलुएट द चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन भी है। इनफैक्ट आपको इससे दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जो इसमें लिखे गए हैं। फर्स्ट ये कि क्या चैलेंज है, और चैलेंज तो इतने ज्यादा इस वीडियो में डिस्कस किया गया। सबसे बड़ा चैलेंज तो डिजिटल डिवाइड का है। आप यदि ई गवर्नेंस करते हो तो आप उनका क्या होगा जिनके पास में इंटरनेट एक्सेस नहीं है। गांव देहात में, रूरल एरियाज में, दिल्ली में कई डार्क स्पॉट हैं। ऐसे में गांव देहात में आप उसको एक्सक्लूड कर देते हो, मतलब एक और लेवल ऑफ एक्सक्लूजन आता है। चलिए यहाँ पे इसको यही रोकते हैं। कई इसके चैलेंजेस है, कई चैलेंजेस, डिजिटल लिटरेसी से लेकर मेनी अदर। तो ये आपको पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 25 जो कि लेटेस्ट पेपर है पिछले साल, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। ये भी एकदम घिसा पिटा है। इंपॉर्टेंस भी नो, कि ये गवर्नमेंट, ये गवर्नेंस को, या गवर्नमेंट और गवर्नेंस में फर्क है समझना। मैंने इस पे पूरा एक स्लाइड बनाया है इस वीडियो में, और उसमें जो है ये ट्रांसपेरेंसी लाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इफिशियंसी लाता है। क्विक, रेड टेप को जो है काटता है, डिले, फाइल को घुमा देना, ये सब जो है, सिटीजन जुड़ते हैं डायरेक्टली, कई बार वो माई गॉव प्लेटफॉर्म के थ्रू या अदर, और उनका काम जो है तेजी से होता है, इफिशिएंटली होता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है प्रॉपर होता है, आप ये पूरा जान सकते हो कि कब क्या हुआ है, जो कि फिजिकल गवर्नेंस में पॉसिबल नहीं होता है। तो सिटीजन को एक आभास होता है कि उसको एक अच्छी सर्विस मिल रही है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा है डिजिटल जो पेमेंट होती है, जिसको हम डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और आधार से कैसे ऑथेंटिकेशन हो जाती है, हर जगह आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है, केवाईसी हो जाता है। सो दोज आर द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस। आप डिजी यात्रा करो, डिजी लॉकर करो, आपका बहुत काम आसान होता है। यूपीआई से पेमेंट हम लोगों ने देखा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस तो ह्यूज है अभी के। कई लोग तो अब कहते हैं कि पूरी गवर्नेंस अभी जो है डिजिटल हो गई है, बहुत ज्यादा। ऑफिस में भी यदि आप जाओगे तो ई ऑफिस चलती है, सारा ई रिकॉर्ड मेंटेन होता है, एवरीथिंग हैज बिकम इलेक्ट्रॉनिक। तो उसकी सिग्निफिकेंस तो कई गुना बढ़ गई है। 2023 में, जो कि एनईपी का नहीं था पार्ट, याद रखना ये ओल्ड सिलेबस का लास्ट एग्जाम था, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन ब्रिंगिंग इफिशिएंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको सेम क्वेश्चन पता होना चाहिए। पैराफ्रेज मतलब थोड़े बहुत वर्ड इधर उधर, के मीनिंग वही है, जो आप यहाँ लिखोगे वही आप यहाँ लिखोगे। तो ले दे के आपको ना इसमें दो ही चीज पूछते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है गवर्नेंस में, कैसे ही गवर्नेंस को इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, कोलैबोरेटिव बनाता है। ट्रांसपेरेंट बनाता है मेनली,
इफिशिएंट बनाता है और इसके क्या चैलेंजेस हैं, यही दो मतलब सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस विद सम एग्जांपल। जो यहाँ राइट एग्जांपल दिया है वही इसमें पूछा जाता है। यहाँ ध्यान देना कि ये जो है रीलॉन्च वीडियो है, तो बहुत पॉपुलर जो वीडियो थी पॉल साइंस वेब चैनल पे, उसको मैंने नए कलेवर में नई इंफॉर्मेशन के साथ इसमें प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ स्लाइड मैंने पिछले को छोड़ दिए हैं जो कि ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसकी कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वो सदा के लिए सही है। क्या मायने हैं ई गवर्नेंस के? वेरी सिंपल। आप इन सब टेक्स्ट को छोड़ भी दें तो ई गवर्नेंस का मायने ये है कि यदि गवर्नेंस के लिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए बाय बोथ बाय गवर्नमेंट एंड ऑल द एक्टर्स हु गवर्न as well as the citizen who are being governed and who take services from government. तो सिंपल मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉनिकली यदि गवर्नमेंट का बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, गवर्नमेंट इंटरफेस करे सिटीजन से और गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिकली अपनी सेवाएं देने लगे, पब्लिक की इलेक्ट्रॉनिकली ग्रीवांस सुनने लगे, उस पर एक्ट करने लगे, तो ये ई गवर्नेंस है। बहुत सिंपल मायने है। पहला डेफिनेशन यदि हम देखें तो मैंने विकीपीडिया से लिया है, ये थोड़ा इलॉबरेट है लेकिन अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। हम लोगों ने देखा पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसे ई गॉव से कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्टैंड अलोन सिस्टम्स, जब आप ज्वाइन अप करते हैं डिफरेंट एजेंसीज को, डिपार्टमेंट्स को, सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन, और जब ब्रिज बन जाता है इलेक्ट्रॉनिकली G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G, as well as back office processes and interactions within the entire government framework, and it is electronic governance. आप इसको एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। यूज ऑफ आईसीटी, मतलब अनदर वे में देखें तो यूज ऑफ आईसीटी टू सपोर्ट पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। अब देखिए इसका दायरा बड़ा हो रहा है। अब यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में भी इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज शुरू हो गया है। मतलब जैसे कि ओपिनियन पोल हो गई, वोटिंग हो गए, रेफरेंडम हो गए, पब्लिक का फीडबैक हो गया, दिस ऑल आर नाउ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग सिटीजन, अब आपस में सिटीजन और सोशल मीडिया पे जो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो भी इसका पार्ट बन गया। सिविल सोसाइटी, किस तरह सिविल सोसाइटी जो है आपस में मेंबर्स को इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ती है, कैसे इलेक्ट्रॉनिकली वो गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करती है या अदर एक्टर से, वो भी इसका पार्ट बन गया। द प्राइवेट सेक्टर, और इन सब में कैसे प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, एंड द स्टेट। अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से ये जो डेफिनेशन है ई गवर्नेंस का, वो गवर्नमेंट के दायरे से बाहर निकल रहा है। अब एक्चुअल में ये ई गवर्नेंस हो रहा है। आपको मैंने एक पूरे वीडियो में बताया था गुड गवर्नेंस में कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में डिफरेंस किया जाता है। गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ स्टेट है, एक्शन आर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नेंस जो है वो आर्ट है जिससे किसी कंट्री के अंदर जो सोसाइटल प्रॉब्लम है उसको एजेंडा सेट किया जाता है, उस पर पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, उसको इंप्लीमेंट की जाती है। यानी कैसे एक देश अपने सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपने को खुद गवर्न करता है डेमोक्रेसी में, वो गवर्नेंस है। और गवर्नेंस में केवल गवर्नमेंट नहीं होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर होती है, बहुत बड़ी एक्टर होती है स्टेट एंड गवर्नमेंट, लेकिन उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है, जो सिटीजनरी है, जो सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंट करती है, जो प्राइवेट सेक्टर है, एनजीओज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलकर के मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेटिव गवर्नेंस होती है। तो ई गवर्नेंस यहाँ पे जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें उस ई गवर्नेंस की बात कर रहा है जो कि गवर्नमेंट के दायरे से बाहर निकल जाती है। थर्ड यदि हम देखें तो इट ऑल्सो डिनोट यूज ऑफ आईसीटी फॉर प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस। वही बात जो मैं भी कह रहा हूं उसका कंटिन्यूएशन है। जब हम आईसीटी को यूज करने लगते हैं गुड गवर्नेंस के लिए, जो कि गवर्नेंस है ना कि गवर्नमेंट, जहां पे कि जो जो गवर्नेंस होती है वो मिलजुल करके होती है, वो इफिशिएंट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ओपन होती है, पार्टिसिपेटिव होती है क्योंकि वहां मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी जो है मल्टीपल होती है, और कोलैबोरेटिव गवर्नेंस होती है। इन सब को जब आईसीटी हेल्प करने लगता है तो उसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। ये अब दायरा काफी बड़ा ई गवर्नमेंट से हो गया है। इट ऑल्सो डिनोट paradigm shift or change in public administration where structure, processes and management of public organizations are transforming in fundamental way. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 125 सालों में, पहले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, फिर न्यू पब्लिक सर्विसेज,
और फिर जो है गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ी है। ये उसी दौर का उसी का अगला क्रम माना जाता है। ई गवर्नेंस जो है एक पैराडाइम शिफ्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को बदल रहा है, हायरार्की और कमांड एंड कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है उसको बदल रहा है। गवर्नमेंट अब ज्यादा ज्वाइन अप हो रहे हैं, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन और इंटर ऑर्गेनाइजेशन अब एक हो रहे हैं। गवर्नमेंट उनके प्रोसेसेस बदल रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बदल रहे हैं और उनका मैनेजमेंट भी जो है वो चेंज हो रहा है। किस तरह से काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है, कैसे वो सिटीजन से इंटरफेस करती है, किस तरह से सर्विसेज देती है, कैसे वो ग्रीवांसेज हैंडल करती है, कैसे वो अपने परफॉर्मेंस को मेजर करती है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस उसको फंडामेंटली चेंज कर रहा है। सो इट इज लिवरेजिंग आईसीटी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस आर ज्वाइंट नेटवर्क, अब इसको नेटवर्क गवर्नमेंट कहते हैं, ज्वाइंट अप गवर्नमेंट बोलते हैं, मोर इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल ऑर्गेनाइजेशन बन रही है एंड आर एबल टू सर्व सिटीजन डायरेक्ट एंड फास्ट। सो ये सब जो है इसके मायने हैं। आप इसको 2-3 बार प्लीज पढ़ें, आपको और ये क्लियर होगा। लेट्स मूव अहेड। इस स्लाइड में मैंने कोशिश की है कि ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के बीच के डिफरेंस को बताने का। ये एक तरह का कंटिन्यूएशन है जो मैंने गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में अभी जस्ट आपको बताया, और मैंने गुड गवर्नेंस जो वीडियो था उसमें बहुत डिटेल में बताया था। आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ठीक से समझना चाहिए कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या फर्क है। ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस उसी डिस्कशन का एक हिस्सा है। यदि हम ई गवर्नमेंट को देखें तो इसका बहुत लिमिटेड मायने है। इसमें यह है कि application of ICT by government agencies to improve efficiency, effectiveness, transparency and accountability in its entire activity। चाहे वो बैक ऑफिस एक्टिविटी हो, अपने यहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक का यूज करके, ई ऑफिस यूज करके, पेपरलेस ऑफिस यूज करके या ईमेल यूज करके अपना काम करते हो, या सिटीजन से इंटरफेस करते हो, या बिजनेस इंटरफेस करते हो, उन सब में कैसे ज्यादा इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाया जाए आईसीटी के द्वारा, ये ई गवर्नमेंट है। लेकिन ई गवर्नेंस जो है, it is use of ICT in governance of a nation, which is more than a government, wherein ICT help participation and collaboration among multiple stakeholders, जो हम लोगों ने देखा, civil society, market, international organization, NGOs, and of course state and government, तो सबसे important actor है governance में। It also entails more efficient, effective, transparent and accountable governance model, यानी कि good governance। यदि इसका एग्जाम्पल लें ई गवर्नमेंट का, तो वेब पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ई सेवा, एपी गवर्नमेंट का मैंने आपको पहले बताया है, उमंग पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है जिसमें कि कई सैकड़ों आप जो है गवर्नमेंट एजेंसीज के जो एप्लीकेशन है उसको एक प्लेटफॉर्म पे मोबाइल पे पा सकते हैं उमंग के द्वारा। ई ऑफिस जो पेपरलेस ऑफिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस अपने लिए यूज करते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो यूज होती है ऑफिस में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जहां में कि आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है गवर्नमेंट अपनी प्रोक्योरमेंट करती है। ये सब एग्जाम्पल जो है वो ई गवर्नमेंट के हैं। जबकि ई गवर्नेंस का यदि एग्जाम्पल दें तो जैसे माई गॉव पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वेयर इन सिटीजन पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, आप माई गो पे जाकर अपनी फीडबैक दे सकते हैं, अपनी सजेशंस दे सकते हैं, आप कंपीट कर सकते हैं, अपनी आइडियाज दे सकते हैं। तो ये माई गॉव जो है वो गवर्नेंस का पार्ट हो गया। देन ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड फीडबैक जो होती है बाय रेगुलेटर, पॉलिसी एजेंसी और पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो भी ई गवर्नेंस का पार्ट है। सोशल मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है ई गवर्नेंस का, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्ट करते हैं पीपल से ऑन ट्विटर, ऑनलाइन ओपिनियन पोल, ये सब जो है ई गवर्नेंस का पार्ट है। तो फाइनली मतलब ये है कि ई गवर्नमेंट जस्ट पर्टेन टू गवर्नमेंट एजेंसीज, whereas ई गवर्नेंस is having larger scope where ICT tools are used to in multiple actor collaborative गवर्नेंस मॉडल जहां सब लोग मिल करके कर रहे हैं। तो ये उन ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नेंस में एक्टर हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आईसीटी यूज हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन आईसीटी को कैसे यूज कर रहे हैं दूसरे अदर ऑर्गेनाइजेशन से नेटवर्क करने में, और सभी मिल करके कैसे आईसीटी टूल के साथ एक इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल दे रहे हैं, ये ई गवर्नेंस है। आगे पूरे स्लाइड में हम जब ई गॉव बोलते हैं, हमने ई गॉव मैंने कहा है, तो उसमें ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस दोनों मिला जुला है। आप इसको सिनोनिमस समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये ई गवर्नेंस ही है, लेकिन वो ई गवर्नमेंट को भी डिनोट करता है, इसलिए मैंने ई गॉव लिखा है। ये स्लाइड जो है एक हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी ट्रेस करने की कोशिश करता है कि इंडिया में ई गॉव का कैसे जो है विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। बहुत वर्डी है, आपको एग्जामिनेशन में जितना याद रखना है रखिए, ये कोई बहुत फैक्चुअल ये केवल है।
डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सेटअप किया गया 1970 में, वहां से बेसिकली आप शुरुआत मान सकते हैं ई गॉव की। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है एनआईसी, उसकी स्थापना 1977 होती है। ये एक लैंडमार्क इवेंट था, ये बिग स्टेप टुवर्ड ई गॉव था। एनआईसी वाज एबल वेरी क्विकली टू कनेक्ट ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू न्यू दिल्ली थ्रू वीसैट टर्मिनल। जैसे हम लोग अभी जो हम लोग सैटेलाइट टीवी देखते हैं, वीसैट छोटा सा एंटीना होता है, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके इसने 80s में सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, करीब 600 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को नई दिल्ली से जोड़ दिया। ये उस समय में बहुत बड़ी घटना थी। काउंटिंग जो 1984 इलेक्शन का हुआ था, वो फर्स्ट बिग टेस्ट था जहां पे कि इस कनेक्टिविटी को यूज किया गया था। एनआईसी के कनेक्टिविटी को यूज करके जो है उस समय में टीवी पे जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो है संवाददाता लाइव जो है दिखा रहे थे एनआईसी नेटवर्क को यूज करके। 1987 में एनआईसी ने लॉन्च किया निकनेट। निकनेट जो है वो पूरे गवर्नमेंट एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करता है, एक नेटवर्क बनाता है गवर्नमेंट एजेंसीज का। सारे गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन जो अपने बैक ऑफिस है उसी निकनेट पे होते हैं। फॉलोइंग उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क बनाया, डिस्निक बनाया, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में इंटरफेस करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने सिटीजन के साथ भी इंटरफेस करती है। तो एनआईसी का बहुत बड़ा रोल रहा है। 1984 से 89 के बीच में राजीव गांधी की सरकार आती है, वो बहुत कंप्यूटर सेवी थे। उन्होंने बिग पुश दिया कंप्यूटराइजेशन एंड यूज ऑफ आईसीटी गवर्नेंस को। एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आई उस बीच में। 1990 से 2000 के बीच में काफी चीजें होती हैं। डिजिटलाइजेशन शुरू हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लैंड रिकॉर्ड का एंड अदर गवर्नमेंट रिकॉर्ड को भी डिजिटलाइज किया जाता है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बनाया जाता है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को दूर दराज के इलाके में इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचा सके। ई गॉव ड्राइविंग लाइसेंस में हर स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है, अधिकतर लैंड रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे और सर्विसेज में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ई गॉव को यूज करना शुरू करती है। इसी दौरान में सारे गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो अपनी वेबसाइट लॉन्च करने लगती है एक के बाद एक, और कंप्यूटराइज पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल, जिसको अभी जो है सीपीजीआरएमएस बोलते हैं, जहां पे कि आप इस पोर्टल पे जाइए, वहां पे अपनी कोई भी किसी डिपार्टमेंट से संबंधित अपनी शिकायत को दर्ज कीजिए, और आपको ऑनलाइन पूरा ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपकी शिकायत अभी किस मिनिस्ट्री में, उस पर क्या हो रहा है। इस पोर्टल को भी 2002 सब में लॉन्च किया गया था, जिसको कि बाद में बहुत इंप्रूव किया गया। 2000 में एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, आईटी एक्ट या साइबर एक्ट इंडिया में लॉन्च होती है, जो 2008 में उसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया जाता है। इट गेव लीगल बैकिंग टू डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल डॉक्यूमेंट और ईमेल। इससे जो है जो इंडियन एविडेंस एक्ट है और जो पेश किया जाता है डॉक्यूमेंट कोर्ट में भी, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को मान्यता दी जाने लगी और उसकी लीगल बैकिंग हो गई डिजिटल सिग्नेचर की। 2006 में जो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लॉन्च किया जाता है, एनईजीपी। 27 इसमें मिशन मोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसके तहत पूरे इंडिया में जो है ई गवर्नेंस को पूरे फैलाया जाता है। 2008 में जो है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी एक अपनी रिपोर्ट देती है, उसका नाम था प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड। तो इसके बेसिस पे जो है बहुत सारे स्टेप लिए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा था कि पूरे गांव के ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर खोली जाती है, जो कि लास्ट माइल डिजिटल डिलीवरी रूरल इंडिया में जितने भी ई गवर्नेंस के सर्विसेज हैं, उसको जो रूरल एरिया में पॉपुलेशन है उसको पहुंचाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की शुरुआत होती है। आज के समय में करीब 4 लाख के आसपास में कॉमन सर्विस सेंटर रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं। 2009 में नेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को यूआईडीआई या आधार बोलते हैं, वो लॉन्च होती है। और अब तो आपको पता है कि लगभग सभी पीपल को इंडिया में आधार नंबर दे दिए गए। एक बहुत बड़ी स्टेप थी ई गवर्नेंस में। उसके बाद 2011-12 में एनआईसी लॉन्च करता है ई ऑफिस। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्किंग को। वहां पेपरलेस ऑफिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एजेंसी हुई। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ पेपरलेस ऑफिस की शुरुआत की। 2014 में माईगो पोर्टल लॉन्च होता है, जो कि एक डायरेक्ट इंटरफेस था गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। फिर एनईजीडी जो है वो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एक नई शुरुआत करता है अंडर न्यू गवर्नमेंट, एनईजीपी को आगे बढ़ाने का। और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री जो है वो टेलीकॉम से अलग करके एक नई मिनिस्ट्री बनाई जाती है, और उसमें सेवरल ई गवर्नमेंट गवर्नेंस इनिशिएटिव लिए जाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उमंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म है वो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यदि आप उमंग पोर्टल पे जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उमंग ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, तो उसमें सैकड़ों आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे उसमें आप रिजल्ट देख सकते हैं सीबीएसई के, आप अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंसेस के लिए, ड्राइविंग
तमाम तरह के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज हैं उमंग में एक एक करके वो आती जा रही हैं। यूनिफाइड वे में आप उसको एक सिंगल ऐप से उसको एक्सेस कर सकते हैं। 2015 से 19 के बीच में और काफ़ी चीज़ें होती है। डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च होता है 2015 में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी स्कीम लॉन्च होती है आधार को यूज़ करके। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम लॉन्च होता है जो कि आप एक मार्केट प्लेस है इलेक्ट्रॉनिकली जहाँ पे कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है इलेक्ट्रॉनिक वे में। देन डिजिटल विलेज की कॉन्सेप्ट आती है डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर। और ई पंचायत प्रोजेक्ट लॉन्च की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी तो मैंने आपको बताया फॉर्म होता है। ये जो ई गॉव का जो बहाव है वो बहुत तेजी से जो है पिछले 15 सालों में लगभग इंडिया में हुआ है। और अभी मुझे लगता है कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्री है जो ई गॉव के इतने सारे फीचर्स को यूज कर रहा है। यदि हम ये देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ई गॉव का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये मैंने एक आर्टिकल से लिया है फ्रॉम स्ट्रीट लेवल सिस्टम टू फ्रॉम स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी टू सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी। मैंने इस आर्टिकल का नाम भी दिया, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आप इसको नेट पे पढ़ सकते हैं। और ये इंडिया में दिखता है। स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुए गॉव से, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी में रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड बाय पब्लिक ऑफिशियल बाय देयर ओन डिस्क्रिशन। आप गवर्नमेंट में जाते हैं, पीपल इंटरफेस फिजिकली करती है, वहां एक सरकारी बाबू आपको मिलता है, वो बोलता है भाई आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड ये रूल रेगुलेशन है, आपके केस में इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है सिटीजन का विद गवर्नमेंट ऑफिस का। नॉर्मली आपको जाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, वो नहीं आते हैं। यहाँ पे लॉट ऑफ फॉर्मलाइजेशन है जो रिग्स बोलते हैं। फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, रूल रेगुलेशन जो है जो लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट में वो आप पर वैसे ही लागू नहीं होता जैसा आप सोचते हैं, वो वैसा लागू होगा जैसा वो ऑफिशियल आपको समझाएगा। So there is a difference between rules and regulation applied to one person than other person, इसको फॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ये इंडिया में इसलिए उसमें जो है ह्यूज डिस्क्रिप्शन होता है कि इंडिविजुअल ऑफिसर का, वहां पे करप्शन की पूरी बढ़ जाती है, आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है चाहे आप जिस भी तरह से करें। और ये इंडिया में 1980s तक रहा जिसको कि लाइसेंस परमिट राज के रूप में इसको डिरोगेटरी वे में कहा भी जाता है। देन जो है आती है मशीन लेवल ब्यूरोक्रेसी, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था जब रेलवेज ने 90s में अपना कंप्यूटराइज किया। आप एक टिकट काउंटर पे खड़े होते हैं, वहां पे एक बाबू होता है लेकिन वो एक स्क्रीन के पीछे छुपा रहता है। एक कंप्यूटर स्क्रीन है, वहां पे उठक टक करता है, आपके फॉर्म को भरता है और फिर आपको बात करता है। उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत खत्म हो जाती है लेकिन 100% खत्म नहीं होती है। यही चीज जो है मशीन लेवल ब्यूरोक्रेसी आपको बैंक्स में दिखनी शुरू हो जाती है 90s और 2000 में। वहां भी आपको देखेंगे कि बैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो एक स्क्रीन के पीछे हैं और वो टक टक कर रहे हैं, आपको वो सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन ये चीजें जो है, जो उनकी डिस्क्रिप्शन है, जो उनका अपना स्पेस है रूल को इंटरप्रेट करने का और कंप्यूटर से आपको हेल्प करने का, वो बनी रहती है। और ये भी जो है ये भी एक तरह का पूरी तरह से फुल ई गॉव नहीं कहा सकता है। ये इंडिया में 90s और 2000 में रही। अब उसके ऊपर जो है सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी आती है। उसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे स्कॉलरशिप है, एक स्टूडेंट अपने स्कॉलरशिप के लिए भरता है, मान लीजिए एनटीएस स्कॉलरशिप मिलता है, टोटली ऑनलाइन है, आप सब कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट देते हैं, कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। उसमें 10 ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की जुड़ी हुई है, एनसीईआरटी से लेकर के एजुकेशन, एचआरडी मिनिस्ट्री, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो ज्वाइंट अप नेटवर्क हो जाते हैं और सिस्टम एंड टू एंड आपको सर्विस देता है और आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपके बैंक में जो है स्कॉलरशिप चला जाता है। तो ये सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी है। इसका और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ऑनलाइन वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन है, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है, ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम जो सीपीजीआरएमएस मैंने आपको बताया। ऐसे तमाम अभी सर्विसेज एक एक करके सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी के एग्जांपल के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं होती है, कोई बाबू नहीं होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठा होता है और एंड टू एंड आपको पेपरलेस आपको ऑनलाइन होती है। लेकिन इसकी भी अपनी समस्याएं हैं क्योंकि जो इसमें वन ऑफ केसेज हैं, यदि आपका कोई एक पिकुलियर सा केस है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है, फिर आपको बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं और सिस्टम टेक्स ओवर द ब्यूरोक्रेसी। और ये फंडामेंटल वे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बदल रहा है, सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी, उसके स्ट्रक्चर को, उसके प्रोसेसेस को और उसके हायरार्की को, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें ज्वाइंड अप हो जाते हैं, प्रोसेसेस एक डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट चले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कमांड एंड कंट्रोल जो है वो खत्म होकर के एक अलग टाइप की कंप्यूटराइज हायरार्की बनती है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी। अब यदि हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स जो लैंडमार्क ई गॉव इनिशिएटिव इंडिया में हुए हैं, एग्जामिनेशन में आपको काफी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, उसमें से आप इसको यूज कर सकते हैं।
मैंने इसको 3 पार्ट में बाँटा है। यदि गवर्नमेंट टू सिटीज़न में देखें कि क्या-क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं कुछ खास, तो ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज शुरू हो गए। सबसे पहले ऑनलाइन पासपोर्ट, आपको पता है पहले पासपोर्ट के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, अब कैसे वो पूरा ऑलमोस्ट पूरा जो है ऑनलाइन हो गया। केवल एक बार आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ता है। ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन आईआरसीटीसी के थ्रू तो पूरा रिवॉल्यूशन है। इसके अलावा सब कुछ, सभी टिकट अब आप ऑनलाइन खरीदते हैं, सारा पेमेंट ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन लैंड रजिस्ट्रेशन होती है कई सालों से, और आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलती है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण जो कि पेंशनर को मिलती है, लाइफ सर्टिफिकेट बोलते हैं, और जितने अदर सर्टिफिकेट हैं आप उसको डिजी लॉकर में अब रख सकते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत आपको सब सिटीजन को अपनी अपनी जो है एक क्लाउड में स्पेस दी गई है, जहां अपने सर्टिफिकेट को आप रख सकते हैं, और उसको डायरेक्टली कोई भी एजेंसी आपके डिजी लॉकर से आपके परमिशन से देख सकती है, आपको उसको भेजने की भी जरूरत नहीं है। देन ऑनलाइन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो मैंने आपको बताया वो भी एक रिवॉल्यूशन है। देन ऑनलाइन ड्राइविंग एंड अदर लाइसेंसेस भी जो है देने की शुरुआत हो गई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई। देन माई गॉव पोर्टल जो है वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट था, जहां सिटीजन डायरेक्टली गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती है। आधार तो बहुत बड़ा एक इवेंट था। इसके बाद आधार को लिंक करके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा डीबीटी शुरू की गई, जो कि कैश ट्रांसफर उसके थ्रू होती है। स्कॉलरशिप, पेंशन, कई चीजें जो है डीबीटी के थ्रू दी जाती है, जो आधार लिंक बैंक अकाउंट में और आधार ऑथेंटिकेशन से होती है। देन ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ई गॉव इनिशिएटिव था। आपको अब कहीं फिजिकली देना नहीं पड़ता है, आपको रिटर्न जो है फाइल ऑनलाइन करते हैं, और आपको जो रिफंड होती है वो भी बहुत क्विकली मिल जाती है। देन जीएसटी जब लॉन्च हुआ तो एक जीएसटी नेटवर्क बनाया गया, जिसमें कि आप क्वार्टरली रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं। सभी दुकानदार अब ऑफलाइन जो है नहीं होते, उससे करप्शन कम हुई है और सिस्टम बहुत इफिशियंट हुआ है। हाल में जो है फास्टैग शुरू हुई, जो कि टोल जो आप देते हैं टोल प्लाजा पे, वो आपके कार पे फास्टैग चिपक जाती है, वो आप ऑनलाइन बैंक में देते हैं और उसको स्कैन करके आप ना वहां पर रुके हुए टोल से निकल जाते हैं। इस टाइप के तमाम जो इनिशिएटिव है वो ई गवर्नेंस के अंदर किए गए हैं। देन साइबर एक्ट 2000 और 2008 में अमेंडमेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया। इसको लीगल बैकिंग डिजिटल सिग्नेचर, ईमेल और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को दी जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो है, मोबाइल वॉलेट जो कि अब पूरी फैल चुकी है, पेटीएम एंड अदर्स, एंड डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन्स का एक जो पूरा एक रिवॉल्यूशन हुआ, वो भी गॉव इनिशिएटिव के अंदर आता है। यदि हम दूसरे ब्लॉक को देखें, गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो इसमें भी काफी चीजें हुई हैं। ई टेंडरिंग शुरू हो गई, मतलब कोई भी टेंडर जो अब होती है गवर्नमेंट जो करती है वो इलेक्ट्रॉनिक अधिक से अधिक होती है। ई ऑक्शनिंग हो गई, जितने भी नेशनल एसेट्स जब ऑक्शन किए जाते हैं, लाइक स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोल ब्लॉक हो, चाहे ओएल ब्लॉक हो, तो इन सब का जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग होती है, और सभी पेमेंट जो बिजनेसेस को गवर्नमेंट करती है वो ई पेमेंट होती है। देन एमसीए 21 पोर्टल यदि आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। जितनी भी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की पोर्टल है, जिसमें कि कोई भी जो कॉर्पोरेट यदि रजिस्टर कराता है, कोई कंपनी रजिस्टर करती है, तो वो ऑनलाइन सारी कुछ अपनी ऑनलाइन रिटर्न फाइल, रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकती है, इन्फॉर्मेशन फाइल कर सकती है, डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तो ये जो एमसीए 21 पोर्टल ने बिजनेसेस को गवर्नमेंट के साथ जो इंटरफेस है उसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। देन ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, जीएसटी हो चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, बिजनेसेस ऑनलाइन आजकल फाइल करती हैं। यदि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देखें हम, अपने आपस में ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो इसमें भी काफी जो है इनोवेशन किए गए हैं। ई ऑफिस जैसा मैंने आपको बताया, बायोमेट्रिक इनेबल अटेंडेंस सिस्टम लागू हुआ है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ पे कि एक अमेजन के जैसा या फ्लिपकार्ट के जैसा गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे कि गवर्नमेंट बिजनेसेस के साथ में जुड़ करके एक इलेक्ट्रॉनिक वे में सारी परचेजेज अब गवर्नमेंट के अंदर होती है। देन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस है, जिसमें सारी पेमेंट जो है अब गवर्नमेंट में अपने यहाँ जो है ऑनलाइन होती है, चाहे वो सैलरी हो चाहे कॉन्ट्रेक्टर को पेमेंट हो। ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम हो गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है कोई ऑफलाइन अपनी सीआर जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, या अपनी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो ऑफलाइन नहीं भरते हैं, रिटर्न में नहीं भरते हैं, वो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन अप्रेज की जाती है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। और ऑनलाइन क्लियरेंस, जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को बहुत सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, चाहे आपको फॉरेन जाना हो चाहे आपको विजिलेंस क्लियरेंस हो, सब जो है अब ऑनलाइन होने लगी है। तो दिस वे यू कैन सी दैट हाउ मेनी ई गॉव इनिशिएटिव, मैंने तो यहाँ के लिए सैंपल दिया है जो बहुत मेजर हुए हैं, इसके अलावा और सैकड़ों जो यहाँ पे स्थान नहीं पा सके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में ई गवर्नेंस इनिशिएटिव काफी लिए गए हैं पिछले 10-15 सालों में। यदि हम डिजिटल इंडिया के केस स्टडी को देखें, जो कि आपके सिलेबस में है एमईपी में, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है इसको। ये जो है फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मोदी सरकार की। जब ये 2014 में आए तो 2015 में ये लॉन्च की गई, इनफैक्ट 2014 से ही इसकी तैयारी चल रही थी। और ये था
मोदी सरकार की ये सोच थी और मोदी जी की भी सोच थी कि उन्होंने गुजरात में एक्सपेरिमेंट किया था कि डिजिटल यदि इंप्लॉय किया जाए या डिप्लॉय किया जाए, यूज किया जाए गवर्नेंस में, तो गवर्नेंस बहुत फास्ट हो सकती है, स्ट्रीमलाइंड हो सकती है, ट्रांसपेरेंट हो सकती है, ओपन हो सकती है। इसको उन्होंने पूरे इंडिया में फैलाने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन चलाया। ये कोई एक ऐसा नहीं था कि कोई स्क्रैच से कुछ नई चीज थी। इसमें जो उस समय में जितने इनिशिएटिव हुए थे जो पुराने गवर्नमेंट ने लिया था, उसको एक स्ट्रीमलाइन करके एक अम्ब्रेला के तहत और एक मिशन फॉर्म में लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च जो है 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसकी मिनिस्ट्री जो बनी वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी। जो पहले एक डिपार्टमेंट होती थी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, उसको एक फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री बनाया गया। इससे आप समझ सकते हो कि एक पूरी मिनिस्ट्री खड़ी की गई डिजिटल इंडिया मिशन को लागू करने के लिए। जो मैंने कहा कि ये पहले के जो डिस्परेट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म थे या डिजिटल प्रोग्राम थे, उनको एक जगह करके एक अम्ब्रेला में एक मिशन मोड में स्टार्ट किया गया। इसका बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत पुराना है। 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एनईजीपी लॉन्च होता है और उसके तहत जो है नेशनल ई गवर्नेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, एनईजीडी लॉन्च होता है। ये सब जो है पहले हो चुका था। उसके बाद 2006 में ही जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर जो है उसकी कॉन्सेप्ट लॉन्च होती है। सीएससी मतलब ये था कि गांव देहात में जहां पे कि लोगों के पास मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां पे हम कॉमन सर्विस सेंटर खोलेंगे जो लोगों को ई गवर्नेंस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे देंगे। आप आइए, जैसे कि साइबर कैफे होता है, इट वाज नथिंग बट ए साइबर कैफे फॉर ई गवर्नेंस। आप आके अपने लैंड रिकॉर्ड का ले लीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, पासपोर्ट सेवा के लिए अप्लाई कर लीजिए, कोई गवर्नमेंट में कोई अपील करनी है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो जो भी ई गवर्नेंस सेवा हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, उन सब को उस साइबर कैफे से दिया गया। ये समझ लीजिए इसको कॉमन सर्विस सेंटर का कहा गया। हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का प्लान था और खुले भी लाखों ग्राम पंचायत में। देन 2009 में जो है आधार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो 2-3 साल बाद आ गया। नंदन नीलकेनी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे इन्फोसिस के, उनको लाया गया सरकार में उसको लॉन्च करने के लिए। इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपेरिमेंट कि प्राइवेट सेक्टर के इतने बड़े आईटी एक्सपर्ट को एक गवर्नमेंट मेगा प्रोजेक्ट के लिए लाया गया। 2013 में जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च होता है। तो इन सब को जो है मिला करके और भी उसमें नई चीजों को डाल करके जो है डिजिटल इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया। लेकिन ये इसकी जो कमजोरी थी उसको दूर किया गया कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और सेक्टर्स में बटे हुए थे, साइलोज में थे, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन नहीं था, लिमिटेड इंटर ऑपरेबिलिटी था, मतलब एक दूसरे से इंटर ऑपरेबल नहीं था, और इनकंसिस्टेंट सिटीजन एक्सपीरियंस था। उसको दूर करके इसको जो है डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया 2015 में। इसके 9 पिलर है, ये आपने एग्जाम में आप जरूर लिखना। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। एक तो है कि ब्रॉडबैंड हाईवे होनी चाहिए, तो पूरे इंडिया में खास करके गांव देहात में जो है वो कैसे ब्रॉडबैंड लाया जाए, उसके लिए भारत नेट प्रोजेक्ट लॉन्च की गई। और वो भी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं लगता है। जो मोबाइल ऑपरेटर है वो 5% अपने पैसे अपने रेवेन्यू का एक फंड में डालते हैं, जिसको अब हिंदी में कहा जाता है भारत डिजिटल निधि, और पहले कहा जाता था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। उस फंड से जो है गांव देहात में ऑप्टिकल फाइबर बिछा करके ब्रॉडबैंड नेटवर्क तैयार किया जा रहा है भारत नेट के द्वारा। ये इसका पहला पिलर है। देन यूनिवर्सल मोबाइल कनेक्टिविटी, हर जगह मोबाइल टावर हो, कनेक्टिविटी हो, नॉर्थ ईस्ट में, इवन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, हर जगह पब्लिक इंटरनेट एक्सेस हो, मतलब वाईफाई आपको शहर में हर जगह मिले। इसके लिए जो है पीएम वानी करके शुरू किया गया था एक प्रोग्राम, पीएम वानी, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इन इंडिया करके। ये एक तरह से फेल हो गया क्योंकि कोई पैसे देना नहीं चाहता है, फ्री में लेना चाहते हैं, और कोई उसका बिजनेस मॉडल बना नहीं। लेकिन ये कोशिश की गई, दिल्ली सरकार ने कोशिश किया, कई स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि आप शहर में कहीं गुजरो तो आपको पब्लिक वाईफाई मिले। ई गवर्नेंस जो है इसका एक बहुत मेन पिलर था। और उसमें ये मोदी सरकार ने नई बात की, उन्होंने कहा केवल कंप्यूटराइज डिजिटलाइज होने से नहीं होगा, गवर्नमेंट की जो प्रोसेसेस हैं उसको री इंजीनियर करना है, जिससे वो सिटीजन सेंट्रिक हो पाए और इफिशिएंट हो पाए। दैट वाज आपको लिखना है, री इंजीनियरिंग जरूर लिखिएगा। ई क्रांति लाया गया। ई क्रांति पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ये क्या है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज है, लाइक एजुकेशन में आपको मान लो स्वयं प्लेटफॉर्म बनाया गया या डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया एंड ऑल, डिजी लॉकर, डिजी सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। हेल्थ में
आपको पता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया। एग्रीकल्चर में कितने ही ई गवर्नेंस के लॉन्च किए गए, ड्रोन से लेके अदर टेक्नोलॉजी। एंड जस्टिस में भी ई कोर्ट आया। अब आप देखते हो कि ऑनलाइन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो है बहस होती है, आपको जाना नहीं पड़ता है, और सारे जो रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। सारे केसेस जो है ई कोर्ट के थ्रू आप पूरे जो निर्णय होते हैं, केस के रिकॉर्ड होते हैं, वो आप डिजिटली एक्सेस कर सकते हो। इट्स ए ग्रेट ग्रेट रिफॉर्म इन जस्टिस। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल जो है ओपन डेटा हो, मतलब कि ये जितने सोर्सेज ओपन हो, लोग उसको एक्सेस कर सके, ओपन गवर्नमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनलाइन सिटीजन एंगेजमेंट, माई गॉव याद करो। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी केवल इससे सॉफ्टवेयर से नहीं होगा, हार्डवेयर चाहिए, चिप चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए, एम्बेडेड वीएलएसआई टेक्नोलॉजी चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए एंड ऑल। उसके लिए जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो मतलब बढ़ावा दिया गया। उसे उसमें बहुत कमी रह गई। अभी फिर से जो है सेमीकंडक्टर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग को काफी फोकस किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए जो रेयर अर्थ मिनरल चाहिए ना, अदर, वो हमारे पास कमी है। वो हम ताइवान, चाइना, इन सब पे डिपेंडेंट है। आईटी फॉर जॉब, ये तो बहुत हुआ। मतलब आपको पता है कि इसमें ये था कि बच्चों को स्किल किया जाए आईटी सॉफ्टवेयर में, जिससे उनको जॉब मिले। इंडिया में 10 साल में क्रांति हुई, लेकिन ये क्रांति एक बहुत ही अजीब ढंग से हुई। इंडिया में जान लो कि साल भर में लगभग 10 लाख इंजीनियरिंग की कॉलेजेस में सीट्स हैं। आपको ये जान के हैरत होगी कि उसमें से 6 लाख सीट केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ये मजाक है। मैं 6 लाख कम कर रहा हूँ, हो सकता है 7 लाख 8 लाख हो। जो कोर पढ़ाई थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, वो सब खत्म हो गई। क्योंकि बच्चों को केवल लगा कि वो कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, आईटी पढ़ेंगे, जॉब मिल जाएगा। और ये जॉब मिलता भी रहा, क्योंकि जितनी कंपनीज थी उनको लाखों लाख इंजीनियर पिछले 10 सालों में चाहिए थी। और वो इंजीनियर नहीं थे, वो लो ग्रेड सॉफ्टवेयर कोडर थे। उनको आप सॉफ्टवेयर क्लर्क कह सकते हो। उनको कोई ज्यादा अकल की भी जरूरत नहीं थी, बस अच्छे चूंकि इंजीनियरिंग में गए हैं, उनको थोड़ी बहुत कंप्यूटिंग आता है, उनको सिखा देते थे कोडिंग और वो काम करते थे, बहुत कम पैसे पे करते थे। लेकिन अभी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो जो काम ये कोडर करते थे, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सस्ते में और उनसे मतलब कि सैकड़ों गुना कम टाइम में कर देती है। अब ये पूरा एक लैडर ही, ये जो सीढ़ी थी कि आप बहुत कम ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं जान पा रहे हो, फिर भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, कंप्यूटर साइंस ले लिया, कहीं गाजियाबाद, मेरठ, कहीं बैंगलोर से पढ़ लिया और सॉफ्टवेयर कोडर बन गए। वो रास्ता अब बंद होने वाला है। एक बहुत ही चिंता का विषय है। लाखों लाखों जो ये जो लो ग्रेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकल रहे थे, उनका भविष्य अधर में है। और आप ये सोचो कि ये जो जितने इंजीनियरिंग कॉलेज जो हजारों हैं, उनका क्या होगा, वो क्या अब करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है जो कि जेन एआई लेके आ रही है। तो आईटी फॉर जॉब हमें देखना पड़ेगा कि रियल हमें जो है स्किल्ड इंजीनियर निकालने होंगे, जो कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में वैल्यू एडिशन कर पाए। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम था, क्विक विन प्रोजेक्ट सच एज बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ऑफिसेज में हर जगह है, इंस्टीट्यूशन में वाईफाई आया, लिंक्ड यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी को लिंक करो, डिजिटल लाइब्रेरी बनाओ एंड और ये सब इसमें आई है। 9 पिलर लिख देना। इसकी जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो है वो मेइटी, जैसा मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी कह लो, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इसकी कोर मतलब वो उसकी नोडल मिनिस्ट्री है, वही पॉलिसी बनाती है, फंड भी इसको करती है, और जितने भी प्रोग्राम है उसको स्टीयर भी करती है। इन्होंने अपने यहाँ एनईजीडी बनाया हुआ है, नेशनल ई गवर्नेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एनईजीडी डिवीजन है जो इनकी सारी इसको कोऑर्डिनेट करता है। देन लाइन मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे जितनी भी मिनिस्ट्री हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, या ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री हो गए, जो कि इन सबको यूज करते हैं, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म को। वो उनके साथ, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, वो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर रही है। जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, वो फॉरेस्ट के रिकॉर्ड को जो है ई परिवेश कहते हैं, उसमें फॉरेस्ट के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर रही है। तो ये सब जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के थ्रू डिजिटलाइज कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट भी कई अपने जो एसेट्स हैं उनको डिजिटलाइज कर रही है, उसको जियो टैग भी करी। जियो टैग मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लगा करके उसको जियो स्पैशियल प्लेटफॉर्म जो पीएम गति शक्ति है उस पे डाल रही है। जैसे मान लो कि कितने तालाब हैं, या कितने जो है पावर प्लांट है स्टेट में, कितने जो पुलिस चौकी है, इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन को, कितने लैंड
लैंड रिकॉर्ड भी वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, कितने फॉरेस्ट एरिया हैं उनको भी डिजिटलाइज कर रहे हैं, जो जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो भी अपने जो सीवर लाइन है और उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो ये सारे जो है उसमें जुड़ते हैं। स्टैट्यूटरी यानी स्पेशल पर्पस बॉडीज बनाए गए हैं, जैसे यूआईडीआई, तो आप लोग सब जानते होंगे क्योंकि आपने आधार लिया है, तो ये आधार को मैनेज करती है। देन एनपीसीआई, नेशनल पोर्टल फॉर पेमेंट, नेशनल पेमेंट, सीआई देख लेना, मतलब ये नेशनल पोर्टल फॉर पेमेंट है जो पेमेंट को यूनिफाई करती है। उसी के थ्रू जो है यूपीआई चलती है, ध्यान रखना, जो हम लोग डे टू डे अब यूज करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है। इसके अलावा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया में मैनेज करती है कॉमन सर्विस सेंटर को। ओएनडीसी का मैं यहाँ जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने खोला है, ई मार्केट प्लेस, जैसे कि अमेजन है उस टाइप की जो है वो भी इसके जैसे कि एक और आप जान लो, ई जेम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वो भी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। इसके अलावा जीएसटीएन भी जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल खुली है, जो जीएसटी के सारे पोर्टल को मेंटेन करती है और सारे रिकॉर्ड और जो जीएसटी आप फाइल करते हो, रिटर्न और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो देखती है। ये सबको भी आप इसमें जोड़ सकते हो। द प्राइवेट सेक्टर एंड डेवलपर भी इसमें जुड़े हैं, ह्यूज नंबर ऑफ, यही इसकी ब्यूटी है डिजिटल इंडिया मिशन का। और वो एप्लीकेशन बनाते हैं आधार लिंक, और जो 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 यूपीआई से लिंक जो है, बहुत सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज बनाते हैं, क्रेड यूपीआई एंड ऑल मेनी अदर। और वो कई गुना जो है इस इन ई गवर्नेंस के जो एप्लीकेशन है उसको पहुंचा देते हैं। आप समझोगे इस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का इवन स्विगी यूज करता है, ओला, उबेर, सब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको यूज करते हैं, चाहे पेमेंट के लिए यूज करें, चाहे अदर सर्विस इंटीग्रेट करने के लिए यूज करें। ओएनडीसी पे भी काफी प्राइवेट सेक्टर जुड़े हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका एक बहुत रोबस्ट जो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डिजाइन बनाया गया, 9 पिलर बनाए गए, और इसके, लेकिन इसको इसके चैलेंज रहे वो भी बहुत ज्यादा है, आगे के स्लाइड में देखते हैं। यदि हम ये देखें कि इसकी जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या थी, डीपीआई कहते हैं, मतलब डिजिटल इंडिया मिशन का ये भी पर्पस था कि हम एक ओपन डिजिटल पब्लिक स्टैक बनाए, मतलब कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जैसे रोड बनती है, तो उस पे सभी लोग चल सकते हैं, प्राइवेट जीप चले, सरकार चले, कोई भी चल सकती है। उसी टाइप से हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल सब जुड़ सके। तो उसका जो देखोगे कि एग्जाम्पल, आधार सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कितने इसमें करोड़ों जो है लोगों को आधार मिला है, और उसके थ्रू जो है आपका ऑथेंटिकेशन होता है, बैंक से जुड़ी है, मोबाइल से जुड़ी है, और देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अनदर डीपीआई। इसमें 44 लाख करोड़ का जो है अभी तक ट्रांसफर जो है सीधे बैंक खाते में, आधार लिंक बैंक खाते में गवर्नमेंट की स्कीम के तहत होता है। यूपीआई, अब तो सोचो कि हम लोग क्रेडिट कार्ड छोड़ के यूपीआई यूज करते हैं। इसमें आप देख सकते हो कितने बिलियन जो है वो ट्रांजेक्शन पर मंथ होते हैं। डिजी लॉकर जो है मैं यूज करता हूँ, आप भी यूज करते होगे। उमंग एक प्लेटफॉर्म बना है जिसमें कि डिफरेंट जो ऐप हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारे ऐप, मान लो सीबीएसई के ऐप हैं, एआईसीटी के ऐप है, सीबीएसई के ऐप है, एनटीए का ऐप है, वो सब जो है उमंग में यूनिफाइड है। तो आप यदि एक ऐप डाउनलोड कर लो, उमंग, आप इसका नाम देख लो, आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर में। तो आपको सारे ऐप की यहाँ पे इंटीग्रेटेड, आपको हर ऐप अलग अलग डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, और आप सर्विस, मान लीजिए रिजल्ट निकला आपका सीयूईटी पीजी का, तो आप उमंग पे चेक कर सकते हो, आपको अलग से एनटीए के साइट पे नहीं जाना है। इसके अलावा जो तो यहाँ पे डिजी यात्रा नहीं है, वो सब भी इसमें जोड़े गए हैं। भारत नेट जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गांव देहात में, ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू जो है डिजिटल ब्रॉडबैंड को प्रोवाइड करना, जिससे कि गांव देहात के लोग जो है ब्रॉडबैंड सर्विस और ई गवर्नेंस को एंजॉय कर सके। कॉमन सर्विस सेंटर भी मैंने बताया कि एक तरह का साइबर कैफे समझ लीजिए गांव देहात में, जो आपको मोबाइल नहीं हो, इंटरनेट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप ई गवर्नेंस का फायदा एक कॉमन सर्विस सेंटर पे आकर के उठा सकते हैं। फाइनली यदि हम ये देखें कि इसका इम्पैक्ट एक दशक के बाद, 10 साल, 11 साल हो गए हैं, तो जैसा मैंने कहा कि 142 करोड़ जो है आधार आईडी जनरेट हुए हैं। ग्रेट सक्सेस है, आधार एक ग्रेट सक्सेस है। कई कई कंट्री इसको अध्ययन कर रहे हैं कि इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स कंट्री में आधार ने क्या चमत्कार किया। ऑफ कोर्स इसमें कमियां हैं। अभी आपने देखा एसआईआर जब हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ने ही आधार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि आधार में बहुत सारे फर्जी इनरोलमेंट हुए, ये हुआ है, लेकिन फिर भी आधार एक बहुत बड़ी पिलर के रूप में आई है।
देन 85% जो है डिजिटल पेमेंट अब हमारा यूपीआई के थ्रू होता है, जो कि एक चमत्कार है। यूपीआई इंडिया के अलावा कई हमारे नेबरिंग कंट्री ने और साउथ एशिया कंट्री भी अपनाने की बात हुई है। 44 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। ह्यूज सक्सेस। एंड इंडिया थर्ड है ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन करने में, कंप्यूटराइजेशन करने में और ई गवर्नेंस सर्विस देने में। कनेक्टिविटी भी जो है, आप देखो कि डेटा कैसे जो है, अभी तो मजाक चलता है कि जो जो यंग जनरेशन है उनको आटा नहीं चाहिए, डेटा चाहिए। और डेटा जो है एक समय में इतनी महंगी मिलती थी, 300 रुपया पर जीबी से जो है अब घट करके जो है 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया पर जीबी पे आ गई है। और 100 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसमें अधिकतर ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर हैं। 5G जो है अब स्टूडेंट एंड सभी यूज करते हैं। 4G तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इज यूजिंग। और भारत नेट के थ्रू जो है वो ब्रॉडबैंड गांव देहात में लोग यूज कर रहे हैं, आईपीटीवी यूज कर रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस जो है वो रहे हैं। इनफैक्ट मैं आगे ई गवर्नेंस के चैलेंज बोलूंगा, लेकिन डिजिटल इंडिया मिशन के भी लगभग वही चैलेंज है। पहला चैलेंज वही डिजिटल डिवाइड। इंडिया में अभी भी करोड़ों लोग हैं जो जिनको जिनको ना तो ब्रॉडबैंड है, ना इंटरनेट है, ना कंप्यूटर है, ना इवन मोबाइल फोन तक नहीं है। मोबाइल फोन भी नहीं है, फीचर फोन भी नहीं है, चलो स्मार्टफोन छोड़ दो। उनका क्या होगा? क्या आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे? वो बेचारे इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहले से ही गरीब हैं, पिछड़े हैं, मार्जिनलाइज है। तो डिजिटल इंडिया क्या उनको और पीछे धकेल रही है? जो जो दबे कुचले और उनको दबा रही है और एक्सक्लूड कर रही है, ये सोचो। तो यही एक्सक्लूजन एरर है। कई बार देखो बायोमेट्रिक में क्या होता है, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी उंगलियां खिंच जाती है, वो नहीं कर पाते हैं, आप उनको एक्सक्लूड कर देते हो। क्या जिसकी डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है उसको कोई सर्विस नहीं मिलेगा? कई लोगों को जो है अनाज नहीं मिलता है क्योंकि उनका डिजिटल जो है वो आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो आप ना कई जेन्यून लोगों को ना एक्सक्लूड कर रहे हो, जो एसआईआर भी आरोप लगते हैं कि कर रहे हो। जब भी आप डिजिटली किसी चीज को चेक करोगे ना, तो आपको कुछ बहुत जेन्यून लोगों को आप एक्सक्लूड कर दोगे, और वो समझो कि बहुत ही गलत है। देन प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी है। कितनी बार हुआ है कि आधार का डेटा जो कि एक बॉम्ब सेल है, इसमें जो है आधार के सीईओ को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कहना पड़ा है कि बताओ आप कैसे सुरक्षा कर रहे हो इस वाइटल प्राइवेट डेटा की, क्यों इसको प्राइवेट कंपनी ना मिसयूज करने लगे। यदि आपके आधार डेटा को शेयर कर दिया जाए ना, तो समझो कि आपको भूचाल आ जाएगा। और वो डेटा है तो डेटा, आप कितना भी उसको सिक्योर करो, यहाँ पे तो डेटा तोड़ने वाले, हैक करने वाले भी बैठे हुए हैं। तो इसकी डेटा सिक्योरिटी का क्या होगा? डिजिटल इम्प्रिंट, आप सबका हेल्थ रिकॉर्ड ले रहे हो जो कि उसके प्राइवेट डेटा है, उसको कोई मिसयूज करे तो, कोई ब्लैकमेल करे तो, कोई शेम करे तो, ऐसे कितने ही जो है ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लोग उसको मिसयूज करे तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज ए ह्यूज कंसर्न। डियर स्टूडेंट, की टेक अवे क्या है कि बेनिफिट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस मस्ट रीच टू एवरी सिटीजन इक्विटेबली। आपको पहले सिटीजन को एम्पावर करना पड़ेगा, उसको डिजिटल एम्पावरमेंट देनी पड़ेगी, डिजिटल लिटरेसी देनी पड़ेगी। उसके पहले उसको लिटरेसी, अंग्रेजी की अधिकतर चीजें अंग्रेजी में होती है, पहले लिटरेट बनाओ, फिर डिजिटल लिटरेट बनाओ, फिर उसको एक्सेस दो। उसको उसके पास अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि मोबाइल और इंटरनेट वो यूज कर सके, और तब उसको जो है आप एम्पावर करो थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी एंड डिग्निटी, आपके किसी के शेम ना करो उसके हेल्थ रिकॉर्ड के बेसिस पे, ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, उसके प्रोफाइल के बेसिस पे, इंक्लूडिंग दोज स्टिल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डिजिटल डिवाइड। सबसे ज्यादा फोकस उन पे करो जो छूट गए हैं पहले से ही, और जो इस डिजिटल डिवाइड के चलते और आपके ई गवर्नेंस से और छूटे जा रहे हैं पीछे। ये कितनी कितनी दर्दनाक बात है, इस बात पे सोचो। फाइनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके फायदे और नुकसान क्या है ई गवर्नेंस के। यदि इसके फायदे हम देखें तो बहुत सारे डेफिनेट फायदे हैं। इम्प्रूव्स गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड गवर्नेंस, ये एक तरह से मेजर भी हुई है, वर्ल्ड बैंक ने मेजर किया है और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कि जिस जिस कंट्री ने ई गवर्नेंस को अपनाया है वहां पे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग इंप्रूव हुई है, रेटिंग गवर्नमेंट की इंप्रूव हुई है, सिटीजन का सेटिस्फेक्शन बढ़ा है। देन ये कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी है गवर्नमेंट के लिए भी और सिटीजन के लिए भी, क्योंकि सिटीजन अपने मोबाइल से भी ट्विटर भेज करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, सीपीजीआरएमएस में जा सकता है, ऑनलाइन ईमेल भेज के अपनी बात कह सकता है, अपने घर से कर सकता है, ऑफिस रोड से भी जो है गवर्नमेंट से जुड़ सकता है। और गवर्नमेंट के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, बहुत तरीके से वो सिटीजन से 360 वे में इंटरफेस कर सकता है। देन मोर इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्यूसल, मैंने आपको बताया है कि ग्रीवांस भेजना बहुत आसान है। इवन आप गवर्नमेंट एजेंसीज को यदि ट्विटर करते हैं, एयर इंडिया को आप ट्विटर करके देखिए, आपको जवाब मिल जाता है। आप ईमेल भेज सकते हैं, आप सीपीजीआरएमएस पे जा करके दे सकते हैं। तो इस तरह से कई तरीके अब जो है इलेक्ट्रॉनिक वे में है जहां की अपनी आप शिकायत गवर्नमेंट तक दर्ज करा सकते हैं और उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। देन इट रिड्यूसेस रेड टेप, ऑफ कोर्स, क्योंकि
गवर्नमेंट बहुत सिटीजन से डायरेक्ट जुड़ गई है, सिटीजन के पास में मल्टीपल हथियार हैं, इलेक्ट्रॉनिक हथियार हैं कि गवर्नमेंट को शिकायत दर्ज करा सकती है, वो उस पर नजर रख सकती है, इसलिए रेड टेप घटती है, इट रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन। ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेटिक डिस्कशन घटती है क्योंकि कई जगह आपने देखा कि सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेटिक डिस्कशन पूरी तरह हट गई है, जो कि मशीन लेवल में थोड़ी कम हुई थी, स्ट्रीट लेवल में सबसे ज्यादा थी। और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है। अकाउंटेबिलिटी यानी ये कि सिटीजन जो है अब ज्यादा नजर रख पाते हैं, ज्यादा ये जो जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो सिटीजन को ओपन गवर्नमेंट के थ्रू पता चलती है, उसके वेबसाइट पे पता चलती है। काफी इंफॉर्मेशन जो है खुद आरटीआई और अदरवाइज सुओ मोटो वेब पोर्टल के थ्रू आती है। तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है पब्लिक सर्वेंट्स की वो बढ़ रही है। इट reduces कॉस्ट, ऑफ कोर्स बिलियंस ऑफ रुपीज जो है, जो ट्री कटते, जो पेपर वेस्ट होता और उसको जो रखने में जो प्रॉब्लम होती है पेपर रिकॉर्ड को, वो सब हट जाती है। इट इम्प्रूव्स इफिशियंसी, इसलिए ये ज्यादा इफिशियंट मेथड है डेफिनेटली। इट इंक्रीजेज ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो काफी ट्रांसपेरेंस होता है, वेब पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल इसको ओपन गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट की साइट्स होती है जहां से कि ऑल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। और इससे पीपल का जो है ट्रस्ट, जो है सिटीजन का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे बढ़ता है। इसको भी मेजर किया गया है और ट्रस्ट इंक्रीज हुई है। एंड डेफिनेटली इट हेल्प रिड्यूसेस करप्शन। पूरी तरह खत्म तो नहीं होता, लेकिन इससे करप्शन काफी घट जाता है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी में सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम टेक्स ओवर द डिस्क्रिशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो उसमें करप्शन की भी कम संभावना होती है। इट फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन। आपने देखा माई गॉव हो, चाहे अदर पोर्टल हो, ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सिटीजन डायरेक्टली जो है वो इंगेज होती है। और ये भी देखा गया है कि जो सिटीजन ज्यादा ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते हैं वो अदर सिविक एंगेजमेंट भी उनकी ज्यादा होती है। वो ऑनलाइन आप वोटर आईडी कार्ड भी रजिस्टर करते हैं, ऑनलाइन जो है आधार से भी करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं, ऑनलाइन जो है वो पोल भी करते हैं, ओपिनियन पोल करते हैं। तो उनकी सिविक एंगेजमेंट जो है वो ज्यादा हो जाती है, मतलब उनकी डेमोक्रेटिक कोसेंट जो है सिटीजन का बढ़ जाता है, वो ज्यादा अवेयर सिटीजन और एक्टिव सिटीजन हो जाते हैं। तो फाइनली इन सब से क्या होता है कि इट हेल्प प्रमोट गुड गवर्नेंस। ये भी हम लोगों ने देखा कि गुड गवर्नेंस का इसेंस क्या है, कि वो ट्रांसपेरेंट हो, वो अकाउंटेबल हो, वो इफेक्टिव हो, इफिशियंट हो, कोलैबोरेटिव हो, पार्टिसिपेटिव हो। तो आईसीटी जो है, ई गवर्नेंस, इन सब में जो है हेल्प करता है, इसलिए गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सारे प्लसेस भी हैं, इसके माइनसेस भी काफी गिनाए जा सकते हैं, कुछ तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। कुछ देखिए, इन्फोक्रेसी रिप्लेसिंग ब्यूरोक्रेसी। कई लोग कहते हैं कि जैसे सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी में जो पूरा रूल्स रेगुलेशन है वो उस कंप्यूटर सिस्टम में इंस्क्राइब कर दिया गया। इंस्क्राइब का आप मतलब समझते हैं कि पहले तो रूल रेगुलेशन है, अब आप उसको, या बिजनेस प्रोसेस है, इन दोनों को एक कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाला, कोड लिखने वाला पहले समझने की कोशिश करता है, आधा अधूरा तो समझता है, और उसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत जो है वो डाल देता है। अब वो कितनी जो है वो एक्चुअल में रूल रेगुलेशन या बिजनेस प्रोसेस वो रिप्लिकेट या कॉपी, ट्रूली कॉपी हो रही है उस सिस्टम में, ये एक विवाद का विषय है। कई बार आपको बहुत उसमें परेशानी होती है, क्योंकि इंडिविजुअल केसेस जो है उससे टेक केयर नहीं होते हैं। कई बार कोडिंग में एरर होती है। जैसे आपको एग्जांपल बताएं कि आप ऑनलाइन आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और उसमें एक फील्ड है कि आपके पास पहले से आईडी कार्ड है क्या, तो आप बोलते हैं यस, फिर लिखा आता है उसका नंबर दीजिए। वो ऑप्शनल होता है, लेकिन यदि आप नहीं देते हैं तो उस सिस्टम में, कोडिंग में एरर ये है कि वो उसको ऑप्शनल नहीं मानता है, नेसेसरी मानता है, और आपको उसको डंप कर देता है, सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है। इस टाइप के कई प्रॉब्लम होते हैं। कई वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां मिलेगा आपकी उम्र कितनी है, सपोज किसी आदमी की उम्र जो है 101 ईयर है, लेकिन उस सिस्टम में केवल 100 साल तक का है, 101 ईयर, एरर एरर ऐसा फ्लैश होगा। ऐसे कई प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि वो कोडिंग जो होती है वो पूरे रूल रेगुलेशन और पूरे सेपरेट केसेस को जो है अपने में समेट नहीं पाता है, वो समझ भी नहीं पाता है बिजनेस प्रोसेसेस को। इसके चलते भी जो है कई लोग कहते हैं कि सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी जो है वो इन्फोक्रेसी हो रही है। उसमें एक कोडर जो है और जो सिस्टम मैनेज करने वाले हैं उनकी इतनी वर्चस्व हो गई है कि वो भी जो है अच्छा नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देन बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करने की जरूरत होती है। जब तक कि आप बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर नहीं करते हैं, मतलब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपका जो गवर्नमेंट में सिस्टम है कि 5 लेवल पे फाइल जाती है, सपोज, तब जो है वो अप्रूवल होती है। अब आपने क्या किया, जब आपने कोड बनाया, जब आपने उसको कंप्यूटराइज किया, आईसीटी ई गवर्नेंस किया, तो आपने सिंपली उसको कॉपी कर दिया, मतलब कि यहाँ भी 5 लेवल पे जो है फाइल जाएगी,
इलेक्ट्रॉनिक फाइल जाएगी तब वो अप्रूव होगी। तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसको आपको करना क्या था कि इसको फ्लैट बनाना था। अब केवल 2 लेवल पे होगी, केवल चेक एंड बैलेंस। तो आपको तब उससे जब बिजनेस प्रोसेस को जब आप री इंजीनियर करते और तब आईसीटी का को यूज करते या कंप्यूटराइज करते, तब एक्चुअल फायदा होता। ये हो नहीं रहा है इंडिया में। जो सिस्टम जितना ही ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप से भरा हुआ था, उतना ही वो कंप्यूटराइज रेड टेप से भर गया। तो ये एक तरह से गार्बेज इन गार्बेज आउट जैसी एक फिनोमेना इस पे होती है, भी इसकी बुराई की जाती है। देन सिस्टम रिजिडिटी, जो मैंने आपको बताया, कोई ह्यूमन टच नहीं है। यदि आपको कोई यूनिक प्रॉब्लम हो गई, कोई यूनिक आपकी समस्या है, तो वो सिस्टम टेक केयर नहीं कर पाता और फिर आपको बहुत हराश होना पड़ता है, क्योंकि कोई ह्यूमन इंटरफेस मिलता नहीं है। देन डिजिटल लिटरेसी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल की और सिटीजन की, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ना तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उतने अवेयर हैं ईमेल और डेटा मैनिपुलेशन और ब्राउजिंग और इंटरनेट एंड ऑल, और ना ही सिटीजन। तो इन दोनों जो है मिल करके ई गवर्नेंस का वो ऑप्टिमम बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। डिपेंडेंसी इंटरनेट कनेक्टिविटी पे होती है। प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए आप रेलवे टिकट बुक करना चाहते हैं और आपके एरिया में मान लीजिए कि इंटरनेट नहीं है, उस समय में डाउन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर आप बिल्कुल कट के रह जाते हैं और कोई आपको इससे मिलता नहीं। तो इसकी डिपेंडेंसी जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी पे आती है, नेटवर्क पे आती है, जो कि इंडिया ऐसे कंट्री में हर जगह बनाए रखना बहुत मुश्किल है, खास करके रूरल एरियाज में। देन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें आता है डिजिटल डिवाइड का। आपको पता है कि अभी भी कंट्री में 50% से ज्यादा लोग के पास में इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है। तो इससे होगा क्या कि एक तरफ फिर आपने खाई और बढ़ा दी। अब जो डिजिटल डिवाइड के उस पार है, जो हैव्स हैं, वो तो अब ई गवर्नेंस के थ्रू और ज्यादा सेवा लेंगे और ग्रीवांसेज अपनी करेंगे, तो और ज्यादा वो स्ट्रेंथन होंगे और उनकी जो प्रिविलेजेज है वो बढ़ेगी। एक तरफ जो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो अधिकतर रूरल एरियाज में है, अधिकतर मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, आदिवासी हैं, बच्चे हैं, वुमेन हैं, बूढ़े हैं, जो डिजिटल एक्सक्लूडेड हैं, उसको आपने ओवर एक्सक्लूजन दे दिया। वो गवर्नमेंट को भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह से खाई जो है बढ़ती जाएगी हैव्स और हैव नॉट के बीच में। ये एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा लास्ट में जो है डिजिटल फ्रॉड जो है बहुत बड़ा हुआ है। अमेरिका से लेकर हर जगह जो है गवर्नमेंट वेबसाइट से, बैंक से, आप जानते हैं कैसे हैकिंग कर ली जाती है, और साइबर सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। तो दीज आर द माइनसेस ऑफ ई गवर्नेंस, सो प्रॉस एंड कॉन्स। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ये रेफरेंसेस हैं, and thanks for watching. Be safe. See you with next video. Bye.